तो प्रीवियस ईयर एमसीक्यू टेस्ट पेपर 3 में आप लोगों का स्वागत है। पहला क्वेश्चन है, पानी का वाष्प के रूप में पौधे के ऊपरी भाग से निकलने को कहते हैं। यानी वाष्प बनकर पौधे के ऊपरी भाग से पानी निकल जाता है, उसे क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? परासरण, स्फीति, वाष्पोत्सर्जन, श्वसन। तो इसमें आंसर सही होगा सी, वाष्पोत्सर्जन। क्योंकि पानी जब भाप बनकर पौधे के ऊपरी भागों से उड़ता है तो उसे ही वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। या दूसरी तरह से कहें कि पौधे के ऊपरी भाग जैसे तना है, पत्ती है, फल है, फूल है आदि से पानी का वाष्प के रूप में निकलना ही वाष्पोत्सर्जन है। खासकर पत्तियों से तो कह लीजिए कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहाँ होती है? मुख्य रूप से पत्तियों में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गहनांक पोटोमीटर से मापन होता है। गहनांक पोटोमीटर से किसका मापन किया जाता है? प्रकाश संश्लेषण का, वाष्पोत्सर्जन का, श्वसन का, ये सभी किसका मापन होगा? आंसर सही होगा इसमें बी, गहनांक पोटोमीटर से वाष्पोत्सर्जन का मापन किया जाता है। इसके अलावा एक फार्मस पोटोमीटर भी होता है। फार्मस पोटोमीटर, बोस पोटोमीटर भी होता है, डार्विन पोटोमीटर भी होता है। इनके द्वारा भी वाष्पोत्सर्जन को मापा जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रचलित कौन है? गहनांक पोटोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्प के रूप में पौधों के द्वारा हुई पानी की हानि को कहते हैं। देखिए घुमा कर वही प्रश्न पूछा गया है। वाष्प के रूप में जब पौधों से पानी की हानि होती है तो उसे क्या कहेंगे? वाष्पोत्सर्जन कहेंगे। क्योंकि मैंने परिभाषा आप लोग को बताई थी कि पौधे के वायवीय भागों से वाष्प के रूप में जल की हानि को क्या कहा जाता है? वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बिंदु स्राव होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से सोचकर बताइए। रंध्रों द्वारा, जल रंध्र द्वारा, ए तथा बी दोनों द्वारा, उपर्युक्त सभी। तो इसमें से कौन सा सही होगा? बिंदु स्राव होता है। तो पहले आपको हम बिंदु स्राव है क्या ये बता दें। तो द्रव के रूप में पत्ती के किनारे पर स्थित जल रंध्रों द्वारा जल हानि गटेशन या बिंदु स्राव कहलाती है। यानी पत्तियों के किनारे पर छोटे छोटे से जल रंध्र होते हैं जिनके द्वारा जल की हानि होती है या बिंदुओं के रूप में जल निकल जाता है, उसे ही बिंदु स्राव कहा जाता है। तो आंसर क्या होगा इसका? बी, जल रंध्र द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होती है जब। वाष्पोत्सर्जन की दर कब अधिक होती है? तो इसका आंसर होगा सी, वातावरण शुष्क हो, तापमान अधिक हो, तब वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होगी। क्योंकि जब वातावरण सूखा होगा वाष्पोत्सर्जन अधिक होगा, तापमान यानी धूप अधिक होगी, गर्मी अधिक होगी तो वाष्पोत्सर्जन अधिक होगा, यानी पानी भाप बनकर अधिक उड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट का छिड़काव किस चीज में वृद्धि करता है? फेनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट का छिड़काव टीजीटी 2004 में क्वेश्चन पूछा गया था। जल्दी से आंसर कर दीजिए। तो इसका आंसर होगा बी, वाष्पोत्सर्जन को कम करता है। फेनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट का छिड़काव अगर कर दिया जाए तो वाष्पोत्सर्जन कम होता है। और आपको बता दें कि इसके अलावा एब्सिसिक एसिड यानी ABA होता है, एस्प्रिन होता है, ये भी वाष्पोत्सर्जन रोधी होते हैं, यानी इनसे भी वाष्पोत्सर्जन कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्टोमेटा जो दिन रात खुला रहता हो लेकिन सूर्यास्त के बाद कुछ घंटों के लिए बंद रहता हो कहा जाता है। यानी दिन रात खुला रहता है लेकिन सूर्यास्त के बाद थोड़े समय के लिए बंद हो जाता है, ऐसे स्टोमेटा को क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन आप लोग के सामने दिए गए हैं, जल्दी से आंसर दीजिए कौन सा सही होगा इसमें से। जो दिन रात खुला रहता है लेकिन सूर्यास्त जब हो जाता है थोड़ी देर के लिए बंद हो जाता है, इसका आंसर सही होगा बी, पोटैटो प्रकार। पोटैटो प्रकार का स्टोमेटा होता है। बता दें कि जब रंध्र पत्ती की निचली सतह पर अधिक होते हैं और ऊपरी सतह पर कम पाए जाते हैं। हम सभी लोग जानते हैं पत्ती की 2 सतह होती हैं, एक निचली और एक ऊपरी। तो अगर पत्ती की निचली सतह पर रंध्र अधिक हैं और ऊपरी सतह पर कम हैं तो उसे ही पोटैटो प्रकार के स्टोमेटा कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? पोटैटो टाइप स्टोमेटा या रंध्र। जैसे आलू, मटर, टमाटर, इनमें इस प्रकार के रंध्र पाए जाते हैं। यदि आप लोग स्टोमेटा या रंध्र के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं, पूरी जानकारी दी है। वाष्पोत्सर्जन भी अपलोडेड है, इस पर भी आप लोग जाकर के देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रंध्र रात्रि में खुले रहते हैं। ब्रायोफिलम में, नीम में, सूरज में, आम में। रंध्र रात्रि में किस में खुले रहते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा जल्दी से आप बताएं। आपको बता दें कि ब्रायोफिलम जो है इसमें रंध्र दिन में बंद रहते हैं और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं हो पाती है, लेकिन गैसीय विनिमय के लिए रात्रि में ये खुल जाते हैं, इसलिए इसका आंसर सही होगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऐसा कौन सा उपकरण है जिससे वाष्पोत्सर्जन को मापा जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। टीजीटी 2002 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। आंसर होगा इसका पहला पोटोमीटर के द्वारा, चाहे आप इसमें गैनांग पोटोमीटर लिखा होता तो उसके द्वारा आप बता सकते थे। आपको बता दें कि पोटोमीटर से वाष्पोत्सर्जन को मापते हैं, मैनोमीटर से मूल दाब को मापते हैं, पोरोमीटर से रंध्र का क्षेत्रफल मापते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उस पौधे के कुल का नाम बताइए जिससे काफी प्राप्त होती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रूबिएसी, रेननकुलेसी, रोजेसी, मालवेसी। पीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया कि उस पौधे का कुल बताइए या कुल का नाम बताइए जिससे काफी प्राप्त होती है। तो आंसर होगा पहला रूबिएसी कुल। काफी रूबिएसी कुल से प्राप्त होती है और रूबिएसी कुल के जो काफिया अरेबिका नामक पौधा है, काफिया अरेबिका नामक पौधे के बीजों से काफी प्राप्त होती है और इन बीजों को भून कर काफी प्राप्त की जाती है। काफी शब्द की उत्पत्ति काफा शब्द से हुई है। काफी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? काफा शब्द से हुई है। और काफी के बीजों के 2 मुख्य अवयव कैफीन और कैफीटेनिन अम्ल हैं। कैफीन और कैफीटेनिन अम्ल हैं, ये काफी के 2 अवयव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे के किस भाग से काफी प्राप्त होती है? यानी पौधे का ऐसा कौन सा भाग है जिससे काफी प्राप्त होती है? फल, बीज, पत्ती, पुष्प। तो इसका आंसर होगा दूसरा, पौधे के बीज से काफी प्राप्त होती है। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया पीजीटी में, 2003 में, 2004 में, लगातार एक के बाद एक गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमेटोफोर इनमें से सहायक होते हैं। किसमें सहायक हैं? कार्बोहाइड्रेट उपापचय में, प्रोटीन संश्लेषण में, वाष्पोत्सर्जन में, श्वसन में। तो इसका आंसर होगा डी, निमेटोफोर श्वसन में सहायक होते हैं या रेस्पायरेशन में सहायक होते हैं। तो निमेटोफोर श्वसन में सहायक हैं और ये वायवीय जड़ें दलदल से बाहर सीधी निकली रहती हैं। होती क्या है ये वास्तव में? वायवीय जड़ें होती हैं और दलदल से बाहर निकली रहती हैं। कैसे? जैसे खूंटी निकली रहती है, बिल्कुल खूंटी जैसी संरचना बनाती हैं। और ये जड़ें ऋणात्मक गुरुत्वाकर्षी होती हैं। ऋणात्मक गुरुत्वाकर्षी का मतलब है कि गुरुत्व के विपरीत ऊपर की ओर निकली रहती हैं, नीचे की ओर नहीं। और इन पर अनेक छिद्र भी पाए जाते हैं, यानी इन जड़ों पर छोटे छोटे से छिद्र भी होते हैं। मैनग्रोव जो पौधे होते हैं उनके विशेष लक्षण होते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे राइजोफोरा की जो जड़ें होती हैं उसमें निमेटोफोर निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमेटोफोर एक विशेष प्रकार की परिवर्तित जड़ें हैं जो मदद करती हैं। यानी निमेटोफोर की जड़ें किस में मदद करती हैं? श्वसन में, प्रकाश संश्लेषण में, वाष्पोत्सर्जन में, इनमें से कोई में नहीं। तो इसका आंसर आप सभी लोग जान गए होंगे, होगा पहला, निमेटोफोर श्वसन में मदद करती हैं, रेस्पायरेशन में मदद करती हैं। टीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमेटोफोर किसका लक्षण है? डूबे हुए पौधों का, परजीवी पौधों का, मैनग्रोव पौधों का, एल्पाइन पौधों का। निमेटोफोर किसका लक्षण होती हैं? तो इसका आंसर होगा सी, मैनग्रोव पौधों का निमेटोफोर प्रमुख लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पुंकेसर के तंतु स्वतंत्र होते हैं और परागकोश जुड़े होते हैं तो इस अवस्था को क्या कहते हैं? पुंकेसर के तंतु स्वतंत्र हों, परागकोश जुड़े हों, ऐसी अवस्था को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा डी, सिंजिनेसियस। बता दें कि सिंजिनेसियस क्या है? तो जब पुष्प के तंतु स्वतंत्र हों, यानी फिलामेंट ऑफ स्टेमन स्वतंत्र हों, फ्री हों, और परागकोश अथवा एंथर आपस में जुड़े हों, तो इसी अवस्था को सिंजिनेसियस कहा जाता है। अथवा हिंदी में कहें तो इसी अवस्था को युक्ताकोशी कहा जाता है। और यह अवस्था मुख्यतः कंपोजिटी कुल के पौधों में पाई जाती है, कंपोजिटी कुल में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी पुष्प के पुंकेसर के तंतु स्वतंत्र होते हैं और परागकोश जुड़े होते हैं
तो इस अवस्था को क्या कहा जाता है। देखिए यही क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था और यही क्वेश्चन 2002 में पूछा गया। ये पीजीटी में 2002 में आया था और यही क्वेश्चन अभी जो मैंने पहले आपको बताया है टीजीटी 2013 में पूछा गया था। तो घुमा करके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर होगा पहला सिंजेनेसियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षस्थ कलिका के प्रतान में रूपांतरण के संदर्भ में विषम का चयन करें। कुकम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन, बोगनविलिया। इसका आंसर होगा डी बोगनविलिया। आप लोगों को बताते चलें कि कुकम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन अथवा तरबूज कुकुरबिटेसी कुल के पौधे हैं और इनमें कक्षस्थ कलिका प्रतान में रूपांतरित हो जाती है। जो कक्षस्थ कलिका होती है वो प्रतान में बदल जाती है। बोगनविलिया में जो कक्षस्थ कलिका है वो कांटा सदृश होती है या थार्ड में रूपांतरित हो जाती है, कांटा में या थार्ड में, जो सुरक्षा एवं आरोहण में सहायता करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलियम सीपा एक कंद है, प्रकंद है, बल्ब है, घनकंद है। तो इसका आंसर होगा सी एलियम सीपा बल्ब है। बता दें एलियम सीपा को प्याज भी कहते हैं और प्याज का वानस्पतिक नाम एलियम सीपा है, ये भी आप जान लीजिए घुमाकर इस तरह से भी। और जिसका खाने योग्य भाग सल्ककंद होता है या बल्ब होता है या लिलिएसी कुल का पौधा है। प्याज किस कुल में पाया जाता है, एलियम सीपा किस कुल में पाया जाता है, लिलिएसी कुल में पाया जाता है। इसके ताजे रस में जीवाणुनाशक गुण भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्याज इस कुल से संबंधित है, यानी एलियम सीपा किस कुल से संबंधित है। तो इसका आंसर होगा सी लिलिएसी कुल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लहसुन निम्नलिखित में से किस प्रकार का तना है। प्रकंद, कंद, सल्ककंद, घनकंद। लहसुन किस प्रकार का तना है। तो आंसर होगा इसमें सी सल्ककंद। तो लहसुन का वानस्पतिक नाम एलियम सटाइवम है। लहसुन का क्या है, एलियम सटाइवम। प्याज का क्या था, एलियम सीपा था, इसका एलियम सटाइवम। और इसका भूमिगत तना सल्ककंद या बल्ब के रूप में रूपांतरित हो जाता है। इसके सल्ककंद प्रायः मसालों के रूप में प्रयुक्त होते हैं। यह हृदय व गठिया रोगों में अत्यंत लाभदायक होता है और इससे प्राप्त वाष्पशील तेल बलवर्धक, उत्तेजक व कृमिहार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरसों का तेल जिस पौधे से मिलता है वह निम्न में से किस कुल में आता है। सरसों का तेल जिस पौधे से प्राप्त होता है वह पौधा किस कुल में आता है। तो इसका आंसर होगा बी क्रूसीफेरी। क्रूसीफेरी कुल में आता है। तो सरसों का तेल क्रूसीफेरी कुल के पौधे से, सरसों के पौधे से प्राप्त होता है और सरसों का वानस्पतिक नाम ब्रेसिका कंप्रेस्टिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइपर नाइग्रम से मिलता है काली मिर्च, धनिया, सौंफ, जीरा। तो पाइपर नाइग्रम से काली मिर्च प्राप्त होती है। काली मिर्च ब्लैक पेपर कहा जाता है अंग्रेजी में और पेपरेशी कुल के पाइपर नाइग्रम नामक पौधे से यानी उसके फलों से प्राप्त की जाती है। इसका उपयोग मुख्यतः मसालों तथा पारंपरिक औषधि के रूप में किया जाता है काली मिर्च का। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलसी निम्न में से किस कुल का पौधा है। तुलसी किस कुल का पौधा है। तो इसका आंसर होगा डी लेबिएटी कुल का पौधा होता है तुलसी। बता दें कि तुलसी का वानस्पतिक नाम ओसिमम सेक्टम है, ओसिमम सेक्टम, और यह लेबिएटी कुल का पौधा है। लेबिएटी कुल को लेमिएसी कुल के नाम से भी जाना जाता है और ओमियम सेक्टम का धार्मिक महत्व होता है, यानी तुलसी का धार्मिक महत्व है। इसकी पत्तियों का क्वाथ, खांसी, ज्वर आदि में प्रयोग किया जाता है और यह मच्छरों का एक अच्छा विकर्षक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा विशेष किस्म का पुष्पक्रम नहीं है। ऑप्शन सही होगा इसमें डी स्पाइकलेट, विशेष किस्म का पुष्पक्रम नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेमनी कुल का पुष्पक्रम है। ग्रेमनी कुल का पुष्पक्रम कौन सा है। तो इसका आंसर होगा डी सूकिकाओं की सूकी ग्रेमनी कुल का पुष्पक्रम होता है, उसमें सूकिकाएं होती। बता दें कि ग्रेमनी कुल का पुष्पक्रम सूकिकाओं की सूकी होता है और अन्य कुलों से विपरीत ग्रेमनी कुल में पुष्पक्रम की इकाई पुष्प न होकर सूकिकाएं ही होती हैं। प्रत्येक सूकिकाओं में एक अत्यंत सूक्ष्म अक्ष होता है जिसे रैकिला कहा जाता है। अक्ष को क्या कहते हैं, रैकिला। गेहूं, मक्का, बाजरा ग्रेमनी कुल के प्रमुख सदस्य होते हैं। जितने भी घास कुल के पौधे होते हैं इसको घास कुल भी कहा जाता है, वो सब इसी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंघाड़े के फल में दोनों कांटे सदृश संरचनाएं किससे विकसित होती हैं।
अथवा प्रदर्शित होती हैं। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए गए हैं, इसमें से एक ऑप्शन सही है। वो कौन सा ऑप्शन है जो सही होगा? टीजीटी 2002 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, जल्दी से आप लोग उत्तर दीजिए। सिंघाड़े के फल में दोनों कांटे सदृश संरचनाएं किससे विकसित होती हैं अथवा क्या प्रदर्शित करती हैं? तो इसका आंसर होगा सी, रूपांतरित बाह्य दल पत्र होते हैं। जो 2 कांटे होते हैं वो बाह्य दल पत्र होते हैं। सिंघाड़ा जो होता है, सिंघाड़े के फल में दोनों जो कांटे सदृश संरचनाएं होती हैं वह रूपांतरित बाह्य दल पत्र या मॉडिफाइड सेपल्स होते हैं। यानी जो सिंघाड़ा है वो फल तिकोना सा दिखता है सिंघाड़े वाला, इसमें जो तो कांटे नोक जैसे निकले रहते हैं सींग की तरह से, वो क्या होते हैं? रूपांतरित बाह्य दल पत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंघाड़े के फल में कांटे होते हैं रूपांतरित। अभी देखिए वही क्वेश्चन घुमाकर पूछा गया है, किसके रूपांतरण होते हैं? आप सभी लोग जान गए होंगे इसका आंसर, वो टीजीटी 2002 में पूछा गया था और ये वाला प्रश्न पीजीटी 2004 में प्रश्न पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा जल्दी से आपको बताना है। सिंघाड़े के फल में कांटे होते हैं, किसका रूपांतरण? आंसर होगा इसका बी, बाह्य दल का रूपांतरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुकुरबिटेसी के किस जीनस में उभयलिंगी पुष्प होते हैं? कुकुरबिटेसी का ऐसा कौन सा जीनस है जिसमें उभयलिंगी पुष्प पाए जाते हैं? जल्दी से सोचिए और बताइए, उत्तर दीजिए। ये क्वेश्चन पीजीटी 2002 में पूछा गया था, तो आपको बताना है कुकुरबिटेसी के किस जीनस में उभयलिंगी पुष्प होते हैं। उभयलिंगी का मतलब होता है नर और मादा एक ही में हो, तो उभयलिंगी हो गया। तो इसका आंसर होगा सी, साइजोपीपॉन। साइजोपीपॉन जीनस में उभयलिंगी पुष्प होते हैं। तो एक कुकुरबिटेसी कुल का एक जीनस है और इस जीनस में उभयलिंगी पुष्प या बाइसेक्सुअल फ्लावर्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूर का खाने योग्य भाग होता है। अंगूर का या ग्रेप्स का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? मध्य फल भित्ति, बाह्य फल भित्ति, फल भित्ति या बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और बीजांडासन। तो 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए गए हैं, बताना है अंगूर का खाने योग्य भाग क्या है इसमें से। तो इसका आंसर होगा डी, बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और बीजांडासन अंगूर का खाने योग्य भाग होता है। आप लोगों को बता दें कि अंगूर एक प्रकार का सरस फल है, सरस बेरी है कह लीजिए, और इसमें बाह्य फल भित्ति एक छिलका बनाती है, मध्य फल भित्ति गूदेदार होती है और जो अंतः फल भित्ति होती है वो पतली झिल्ली के समान होती है। और इसका खाने योग्य भाग ये तीनों झिल्लियां होती हैं, बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और बीजांडासन। सब कुछ खाया जाता है, अंगूर आप खाते हैं जानते होंगे, सब कुछ खा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में विविपेरी का अर्थ है। विविपेरी का क्या अर्थ है? 4 ऑप्शन आप लोग के सामने दिए गए हैं, चारों ऑप्शनों को आप लोग अच्छी तरह से देखिए और बताइए कि पौधों में विविपेरी का क्या अर्थ है। आपको हम बता दें कि विविपेरी क्या है। तो विविपेरी होता है जरायुज, और जरायुज का मतलब होता है कि जब पौधे पर फल लगा हो और उसके अंदर ही बीज का अंकुरण हो जाए उसे ही जरायुज कहा जाता है या विविपेरी कहा जाता है। तो 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, इसका आंसर होगा लास्ट वाला, मात्र पौधे के फल में बीज का अंकुरण जो कि पौधे पर संलग्न हो। इसका आंसर क्या होगा? मात्र पौधे पर ही बीज का अंकुरण हो जाता है और वो पौधे से लगा हो, संलग्न का मतलब लगा हो। आंसर होगा डी वाला। तो विविपेरी का अर्थ मैंने क्या बताया है कि पौधे पर लगे लगे ही फल के अंदर बीज का अंकुरण हो जाए तो उसे ही विविपेरी या जरायुज कहा जाता है। आप लोग अगर जरायुज पर फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। और मैंग्रोव वन पर भी वीडियो अपलोडेड है, वो भी आप देख सकते हैं। बता दें कि विविपेरी मैंग्रोव वनस्पतियों में होने वाली एक विशेष प्रकार का जनन अंकुरण होता है। कैसा जनन अंकुरण? क्योंकि वहां पर दलदली भूमि होती है और यदि वहां पर पेड़ में लगे लगे ये अंकुरण ना हो तो बीज नीचे गिरेंगे और सड़ जाएंगे, उगेंगे नहीं, इसलिए ये कह लीजिए इसके लिए वरदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पौधे से जूट रेशा प्राप्त होता है? ऐसा कौन सा पौधा है जिससे जूट रेशा प्राप्त होता है? तो इसका आंसर क्या होगा जल्दी से आप लोग बताइए। टीजीटी 2002 में क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से किस पौधे से जूट रेशा प्राप्त होता है। सोचिए और उत्तर जल्दी से दीजिए बॉक्स में।
कि जूट रेशा क्या होता है, तो इसका आंसर होगा पहला, कॉर्कोरस कैप्सुलेरिस से जूट रेशा प्राप्त किया जाता है। और इस रेशे से जो जूट रेशा प्राप्त करते हैं, इससे बोरे, रस्सी, कालीन आदि बहुत सी चीजें, बहुत से सामान, बहुत सी वस्तुएं बनाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश अनाज इस कुल के सदस्य हैं। मालवेशी, क्रूसीफेरी, ग्रेमिनी, साइपेरेसी। अधिकांश अनाज जो हैं किस कुल के सदस्य होते हैं? आप लोग जल्दी से सोचिए और बताइए कि इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। पीजीटी 2002 में क्वेश्चन पूछा गया था कि अधिकांश अनाज किस कुल के सदस्य होते हैं, तो इसका आंसर होगा सी, ग्रेमिनी कुल के सदस्य होते हैं। और ग्रेमिनी कुल को घास कुल के नाम से भी जाना जाता है। और इस कुल में प्रमुख रूप से गेहूं, धान, मक्का, जौ, जई, ज्वार, बाजरा आदि प्रमुख फसलें आती हैं। गेहूं है, धान है, मक्का है, यही मुख्य मुख्य फसलें हो गई हैं। अब इसमें कहा गया कि अधिकांश अनाज किस कुल के सदस्य हैं, तो अधिकांश रूप से अनाज ग्रेमिनी कुल में ही पाए जाते हैं, चाहे वो गेहूं हो, धान हो, मक्का हो, जौ हो, ज्वार हो, बाजरा हो। ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिदल पुंज की इकाई कहलाती है। इकाई का मतलब होता है सबसे छोटा भाग। बाह्य दल, परिदल, दल, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन पीजीटी 2011 में पूछा गया था। जल्दी से आपको आंसर देना है सोचकर कि परिदल पुंज की इकाई क्या कहलाती है। आपको बता दें कि परिदल पुंज का मतलब होता है पूरा समूह। जो परिदल है उसका पूरा समूह क्या कहलाता है? परिदल पुंज कहलाता है। और अगर एक भाग को किया जाए तो एक भाग क्या कहलाएगा? परिदल कहलाएगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? बी वाला सही होगा, परिदल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल पुंज की इकाई कहलाती है। दल पुंज की इकाई, अब देखिए वहां परिदल पुंज था, यहाँ दल पुंज है। दल पुंज की इकाई क्या कहलाएगी? दल पुंज होते हैं कोरोला, और कोरोला जैसे गुलाब का फूल है तो उसमें जो पंखुड़ियां लाल वाली होती हैं बहुत सारी होती हैं, तो दल पुंज हो गया। और अगर एक पंखुड़ी को उसमें से निकाला जाए तो क्या कहलाएगा? वो इकाई होती है उसकी। एक पंखुड़ी क्या हुई? इकाई हुई, और उसका नाम होता है दल। तो दल पुंज की एक इकाई क्या कहलाएगी? दल कहलाएगी। इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं का दाना होता है फल, बीज, भ्रूण, ग्लूम। गेहूं का दाना क्या होता है? जल्दी से सोचिए और बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। गेहूं का दाना होता है। टीजीटी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था, गेहूं का दाना क्या है? इसमें से फल, बीज, भ्रूण, ग्लूम। इसका आंसर होगा पहला, गेहूं का दाना फल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं का फल कहलाता है। गेहूं का फल क्या कहलाता है? दाना, कैरियोप्सिस, बेरी, इनमें से कोई नहीं। यह क्वेश्चन पीजीटी 2011 में पूछा गया था। आप लोगों को बता दें कि पीजीटी और टीजीटी में क्वेश्चन घुमा घुमा करके पूछे जाते हैं, तो ये मत सोचना कि पीजीटी में है आया है तो टीजीटी में नहीं आएगा। आ सकता है प्रश्न। प्रश्न है, गेहूं का फल कहलाता है, क्या कहलाएगा? आंसर होगा इसका बी, कैरियोप्सिस कहलाता है। बता दें कि गेहूं का फल कैरियोप्सिस है। और गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है अगर पूछा जाए तो? गेहूं का वानस्पतिक नाम ट्रिटिकम एस्टाइवम है। ट्रिटिकम एस्टाइवम। और यह पोएसी अथवा ग्रेमिनी कुल का पौधा होता है। पोएसी कहो चाहे ग्रेमिनी कुल कहो। ग्रेमिनी कुल को घास कुल भी कहा जाता है। पोएसी इसका नया नाम है, और ग्रेमिनी कुल तो है ही। और इसी में बहुत सारे अनाज वाले फसलें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस काष्ठ होता है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए गए हैं। जल्दी से सोचिए और बताइए कि रस काष्ठ क्या होता है। टीजीटी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया था, रस काष्ठ होता है, तो इसका आंसर होगा बी, द्वितीयक जाइलम का बाहरी भाग रस काष्ठ कहलाता है। जो द्वितीयक जाइलम होता है उसका बाहर का भाग क्या कहलाता है? रस काष्ठ कहलाता है। आप लोगों को बता दें कि जब पौधों में कई वर्षों तक लगातार द्वितीयक वृद्धि होती रहती है, सेकेंडरी ग्रोथ होती रहती है, तो कई वर्षों तक वृद्धि होते रहने पर वो 2 भागों में बढ़ जाती है। या कह लीजिए कि उसमें 2 तरीके की लकड़ी बन जाती है। एक रस काष्ठ या सैप वुड कहलाती है, जो द्वितीयक जाइलम का बाहरी भाग होता है और ये खनिज तथा जल का परिवहन करता है। और दूसरा जो होता है अंतः काष्ठ होता है या हियट वुड होता है। यह द्वितीयक जाइलम का भीतरी भाग होता है और परिवहन में भाग नहीं लेता है। जो भीतरी भाग है अंतः काष्ठ है, द्वितीयक जाइलम का भीतरी भाग होता है और परिवहन में भाग नहीं लेगा। लेकिन जो रस काष्ठ है ये द्वितीयक जाइलम का बाहरी भाग होता है और इसमें जल और खनिज जल का परिवहन होता है, यानी खनिजों का और जल का परिवहन होता रहता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वृद्धि वलय बनती है सक्रियता के कारण। किसकी सक्रियता के कारण वृद्धि वलय बनती है? टीजीटी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर क्या होगा जल्दी से आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा पहला, अंतःरंभीय एधा वृद्धि वलय बनाती है इसकी सक्रियता के कारण। यानी अंतःरंभीय एधा जब सक्रिय होती है तो वृद्धि वलय बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्क कोशिकाएं होती हैं। कार्क कोशिकाएं कौन सी होती हैं? ये टीजीटी 2004 पे क्वेश्चन पूछा गया था। जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। कार्क कोशिकाएं होती हैं। तो आंसर सही होगा इसका डी, कार्क कोशिकाएं मृत कोशिकाएं होती हैं। कार्क का निर्माण पौधों में द्वितीयक वृद्धि के फलस्वरूप होता है। जो कार्क कैम्बियम होती है इसका निर्माण कब होता है? जब द्वितीयक वृद्धि होती है तब। और कार्क कोशिकाएं बिल्कुल मृत होती हैं, मरी हुई होती हैं। प्रारंभिक अवस्था में ये कोशिकाएं आयताकार होती हैं, लेकिन बाद में दीर्घाकृत हो जाती हैं और अलग अलग हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रक इनमें अनुपस्थित होता है। 4 ऑप्शन आप लोग के सामने दिए गए हैं। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? पूछा गया है केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है, यानी केंद्रक किसमें नहीं होता है। तो इसका आंसर होगा पहला, चालनी नलिकाओं में केंद्रक नहीं होता है। जो चालनी नलिकाएं होती हैं इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीयक वृद्धि अनुपस्थित होती है। किसमें द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है? 4 ऑप्शन आप लोग के सामने दिए गए हैं। टीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था कि द्वितीयक वृद्धि किसमें अनुपस्थित होती है, कह लीजिए किसमें नहीं होती है। आंसर होगा सी, एक बीजपत्री जो तने होते हैं उसमें द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है। विगलन परत बनता है इसके द्वारा। विगलन परत किसके द्वारा बनता है? टीजीटी 2004 में क्वेश्चन पूछा गया था। 4 ऑप्शन आप लोग के सामने दिए गए हैं। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन है विगलन परत बनता है किसके द्वारा? तो इसका आंसर होगा डी, पैरेनकाइमी कोशिकाओं के द्वारा। और पैरेनकाइमी कोशिकाएं जो होती हैं वो मृदुतकीय कोशिकाएं होती हैं। हिंदी में क्या कहा जाता है? मृदुतकीय कोशिकाएं। इनके द्वारा विगलन परत बनती है। नेक्स्ट, नारियल के फल में खाने वाला भाग होता है बीज, भ्रूणपोष, एपिकार्प, मीसोकार्प। ये क्वेश्चन टीजीटी 2013 में पूछा गया था। आपको बताना है कि नारियल के फल में खाने वाला भाग कौन सा होता है। जल्दी से सोचिए और बताइए। तब तक हम आपको थोड़ी सी जानकारी दे दें कि जो हरा नारियल होता है, कच्चा नारियल होता है, उसमें जो सफेद तरल पदार्थ भरा रहता है बीच में, उसे भ्रूणपोष कहा जाता है। और आपको बता दें उसका जो सफेद ठोस वाला भाग होता है वो कोशिकीय भ्रूणपोष होता है। तो दोनों ही भ्रूणपोषों को खाया जाता है, इसलिए इसमें आंसर क्या होगा? भ्रूणपोष, यानी बी वाला आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरे नारियल का दूधिया पानी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हरे नारियल का दूधिया पानी क्या होता है इसमें से? ये टीजीटी 2004 में क्वेश्चन पूछा गया था। जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। हरे नारियल का दूधिया पानी। तो आंसर होगा इसका द्रव भ्रूणपोष है। द्रव भ्रूणपोष, अभी मैंने बताया था कि द्रव भ्रूणपोष है जो उसमें लिक्विड भरा रहता है, और कोशिकीय भ्रूणपोष जो ठोस वाला सफेद वाला भाग होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है नारियल के तरल भ्रूणपोष में पाया जाने वाला हार्मोन होता है, यानी जो द्रव पानी भरा रहता है वो कौन सा हार्मोन है? इथाइलिन, जिब्रेलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन। तो नारियल के तरल भ्रूणपोष में पाया जाने वाला हार्मोन क्या होगा? जल्दी से बताइए इसका आंसर होगा इसमें लास्ट वाला डी, साइटोकाइनिन। आप लोगों को बता दें कि नारियल में जो तरल भ्रूणपोष भरा रहता है, तरल पेय भरा रहता है, जल भरा रहता है, वो ताजा होता है और स्वास्थ्यवर्धक पेय होता है। इसमें प्रचुर मात्रा में खनिज पदार्थ पाए जाते हैं और साइटोकाइनिन पादप हार्मोन भी पाया जाता है। यदि आप लोग पादप हार्मोन्स के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में अलग अलग वीडियोस अपलोडेड हैं। हर एक पादप हार्मोन्स पर आप जाकर के डिटेल से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और इसी तरह से जंतु हार्मोन्स पर भी वीडियो अपलोडेड हैं, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। तो यह हार्मोन कोशिकीय वृद्धि हेतु अति आवश्यक होता है, यानी जो इसमें पाया जाता है पादप हार्मोन साइटोकाइनिन, ये कोशिकीय वृद्धि हेतु अति आवश्यक होता है, जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेट्रास्पोरिक भ्रूणकोष किसमें पाया जाता है? टेट्रास्पोरिक भ्रूणकोष किसमें पाया जाता है? तो 4 ऑप्शन आप लोग के सामने दिए गए हैं। जल्दी से आप बताइए कि
कि टेट्रास्पोरिक भ्रूणपोष किसमें होगा। तो इसका आंसर होगा डी, प्लम्बैगो। इसका आंसर क्या होगा? प्लम्बैगो। आपको बता दें कि केंद्रक की संख्या और उनकी व्यवस्था के आधार पर भ्रूणपोष 3 प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं। पहला तो मोनोस्पोरिक भ्रूणपोष होता है, ये पॉलीगोनम में पाया जाता है, ओइनोथेरा में पाया जाता है। और इसी तरह से जो बाइस्पोरिक भ्रूणपोष होता है ये एलियम और एंडाइमियोन में पाया जाता है, एंडाइमियोन में। और जो टेट्रास्पोरिक भ्रूणपोष होता है ये प्लबैंगो, एडॉक्सा, पिनेइया, पेपोरोमिया, डूशा, फ्रिटिलेरिया, प्लेमेजिला आदि में पाया जाता है। कौन सा? टेट्रास्पोरिक भ्रूणपोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचन के बाद बीजावरण विकसित होता है। निषेचन के बाद बीजावरण किससे विकसित होता है? बीजांड से, चैलेजा से, अध्यावरण से, बीजांडकाय से। टीजीटी 2004 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर जल्दी से आपको देना है कि निषेचन के बाद बीजावरण किससे विकसित होता है। आंसर सही होगा इसमें सी, निषेचन के बाद बीजावरण अध्यावरण से विकसित होता है। और अध्यावरण जो उसका बाह्य आवरण होता है, दोहरा आवरण होता है, उसे ही अध्यावरण कहा जाता है। आपको बता दें कि बीजावरण का विकास अध्यावरण से होता है और बीजांड से बीज का विकास होता है। बीजांड से बीज बनता है या सीड का निर्माण होता है। बीजांड काय और जो चैलेजा होता है या निभाग होता है ये प्राय नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवृत बीजी पौधों का नर युग्मकोद्भिद होता है। जो आवृत बीजी पौधे होते हैं उनमें नर युग्मकोद्भिद क्या होता है? पुंकेसर, परागकोश, परागकण, जेनरेटिव न्यूक्लियस। ये 2 बार क्वेश्चन आया पीजीटी में, 2002 में और 2003 में। इसका आंसर जल्दी से सोच सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आवृत बीजी पौधों का नर युग्मकोद्भिद होता है क्या? आंसर सही होगा इसमें से सी, परागकण या पॉलन ग्रेन्स नर युग्मकोद्भिद होते हैं। बता दें कि लघु बीजाणु या परागकण को नर युग्मकोद्भिद या मेल गैमेटोफाइट्स कहा जाता है, यानी ये प्रथम कोशिका मानी जाती है। और परागकणों का विकास परागकोश के स्फुटन से पहले ही प्रारंभ हो जाता है, यानी परागकोश तो तब स्फुटित होते हैं जब उनका विकास हो चुका होता है, उसके पहले से ही इनका विकास शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवृत बीजी पौधों में गुरु बीजाणुधानी निरूपित होती है। गुरु बीजाणुधानी क्या निरूपित करती है? पीजीटी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा सी, यानी आवृत बीजी पौधों में गुरु बीजाणुधानी बीजांड द्वारा निरूपित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना निषेचन के फल निर्माण कहलाता है। जब बिना निषेचन के ही फल बन जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? अनिषेक जनन, अनिषेक फलन, अपयुग्मन, असंग जनन। ये टीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा बी, अनिषेक फलन कहलाता है। अगर बिना निषेचन के फल का निर्माण हो रहा है, फल बन रहा है, तो उसे अनिषेक फलन कहते हैं। अगर परिभाषा पूछी जाए तो क्या बताएंगे आप? बिना निषेचन के फल के निर्माण की क्रिया अनिषेक फलन कहलाती है। और इसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न फलों को, अगर इससे जो फल बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अनिषेक फलनी फल कहा जाता है। जैसे कौन कौन से होते हैं? केला, अंगूर, संतरा आदि ये अनिषेक फलनी फल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लिस्टोगैमी एक अवस्था है जहां। ये 2 बार क्वेश्चन पूछा गया, 2002 में, 2003 में। किसमें? तो पीजीटी में पूछा गया था। क्लिस्टोगैमी एक अवस्था है जहां, आंसर होगा इसका बी, स्वपरागण आवश्यक होता है, सेल्फ पोलिनेशन जरूरी होता है। आपको बता दें कि कुछ द्विलिंगी पुष्प ऐसे होते हैं जो कभी खिलते ही नहीं। कुछ ऐसे द्विलिंगी पुष्प हैं जो कभी खिलते ही नहीं, और इन पुष्पों को निम्नलिखित पुष्प या क्लिस्टोगैमस पुष्प कहा जाता है। ऐसे पुष्प क्या कहलाते हैं? क्लिस्टोगैमस पुष्प कहलाते हैं। ऐसे पुष्पों में बंद अवस्था में ही परागकोश फट जाते हैं। बंद ही, जब पुष्प बंद रहते हैं तभी परागकोश फट जाते हैं, जिससे परागकण पुष्प के वर्तिकाग्र पर बिखर जाते हैं और इस प्रकार से इसमें स्वपरागण हो जाता है या सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक पुष्प के परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो यह प्रक्रिया कहलाती है। यानी एक पुष्प के परागकण निकलकर उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? आंसर होगा इसमें से सी,
समजात पुष्पी परागण कहा जाता है? समजात पुष्पी परागण बता दें कि जब एक पुष्प के परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उस प्रक्रिया को समजात पुष्पी परागण कहते हैं और यह स्वपरागण की विशेष अवस्था होती है। या कह लीजिए कि स्वपरागण के अंतर्गत ही ये आता है, यह सेल्फ पॉलिनेशन के अंतर्गत ही ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह फल जो एक ऊर्ध्ववर्ती द्विअंडपी अंडाशय जिसमें द्विभित्तीय बीजांड हो से विकसित हो क्या कहलाता है? ऐसा फल जो ऊर्ध्ववर्ती द्विअंडपी अंडाशय से विकसित होता है क्या कहलाता है? टीजीटी 1999 में प्रश्न पूछा गया था। इसका आंसर होगा सी, सिल्कुआ कहलाता है। सिल्कुआ फल द्विअंडपी युक्तांडपी को क्या कहते हैं? सिनकार्पस तथा ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय से विकसित होने वाले द्विभित्तीय बीजांड युक्त फल को सिल्कुआ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाजर घास प्रचलित नाम है? गाजर घास या कैरोट ग्रास किसका प्रचलित नाम है? पीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा सी, पार्थेनियम का गाजर घास प्रचलित नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पादप भ्रूण विज्ञान के जनक हैं? भारतीय पादप भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है, यानी फादर्स ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी कौन है? तो 4 ऑप्शन आप लोग के सामने दिए गए हैं। ये पीजीटी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा डी, प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी। प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी पादप भ्रूण विज्ञान के जनक हैं। प्रकाश एक जलवायवीय कारक है, स्थलाकृत कारक है, मृदीय कारक है, जीवीय कारक है। 4 ऑप्शन आप लोग के सामने दिए गए हैं। इसमें से प्रकाश क्या है? पीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर जल्दी से बताइए कि प्रकाश क्या है। तो इसका आंसर होगा पहला, जलवायवीय कारक होता है। आपको बता दें कि वर्षा, जल, प्रकाश, ताप, हवा, सापेक्षिक आर्द्रता आदि जितने भी ये होते हैं ये सभी जलवायवीय कारक होते हैं या क्लाइमेटिक फैक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की अदीप्त क्रिया कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण की अदीप्त क्रिया क्या कहलाती है? केल्विन चक्र, कैम चक्र, हेच एंड स्लैक चक्र, क्रेब्स चक्र। तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से सोचिए और बताइए। पीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रकाश संश्लेषण की अदीप्त क्रिया कहलाती है। आंसर होगा इसका पहला, केल्विन चक्र कहलाती है। बता दें कि प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत वह क्रियाएं जो प्रकाश पर निर्भर नहीं होती हैं अदीप्त या अप्रकाशिक क्रियाएं कहलाती हैं, अथवा डार्क रिएक्शन कहलाती हैं। नहीं को डार्क रिएक्शन भी कहा जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण की वे क्रियाएं जो प्रकाश पर निर्भर नहीं होंगी अप्रकाशिक अभिक्रियाएं कहलाएंगी, या अदीप्त अभिक्रियाएं कहलाएंगी, या डार्क रिएक्शन कहलाएंगी। और यह क्रिया हरित लवक या कह लीजिए क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होती है। जो डार्क रिएक्शन होती कहाँ होती है? हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में पाई जाती है या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशी क्रिया होती है? प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशी या अदीप्त क्रिया कहाँ पर होती है? स्ट्रोमा में, ग्रेना में, केंद्रक में, ये सभी। तो इसका आंसर होगा कौन सा होगा? जल्दी से बताइए। प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशी क्रिया या डार्क रिएक्शन कहाँ होगी? तो आंसर होगा इसका पहला, स्ट्रोमा में होगी। और स्ट्रोमा कहाँ होता है? तो हरित लवक में होता है। हरित लवक के स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन या अप्रकाशी अभिक्रियाएं या अदीप्त अभिक्रियाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सिद्धांत द्वारा लवक व माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी निर्माण का वर्णन होता है? ऐसा कौन सा सिद्धांत है जिसके द्वारा लवक या प्लास्टिड्स व माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण होता है या निर्माण का वर्णन होता है कहा गया है? तो टीजीटी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर बताना है। तो आंसर होगा इसका लास्ट वाला, मिशेल के रासायनिक परासरण सिद्धांत के द्वारा। मिशेल के रासायनिक परासरण सिद्धांत के द्वारा लवक व माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी निर्माण का वर्णन किया जाता है या होता है। आप लोगों को बता दें कि इस सिद्धांत के अनुसार कला के आर पार प्रोटॉन प्रवणता या कह लीजिए कि प्रोटॉन ग्रेडियंट उत्पन्न होने से प्रोटॉन एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हैं, जिससे निकली ऊर्जा का उपयोग एटीपी निर्माण में किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट्रोपादप सर्वप्रथम पहचाने गए। किसके द्वारा पेट्रोपादप पहचाने गए थे? टीजीटी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पेट्रोपादप सर्वप्रथम किसके द्वारा पहचाने गए? तो इसका आंसर होगा डी, एम केल्विन के द्वारा सबसे पहले पेट्रोपादप पहचाने गए थे। बता दें कि मेल्विन केल्विन, एम केल्विन यानी मेल्विन केल्विन ने सर्वप्रथम बताया कि कुछ पौधे पेट्रोलियम पदार्थों का अच्छा स्रोत होते हैं, इसीलिए एम केल्विन को सबसे पहले श्रेय जाता है पेट्रोपादपों की पहचान करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ग्लूकोज अणु के संश्लेषण के लिए केल्विन बेंसन चक्र में एटीपी अणुओं की आवश्यकता होती है। 36, 38, 12, 18 कितने एटीपी अणुओं की आवश्यकता होगी बताना है। टीजीटी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो आंसर इसका होगा लास्ट वाला 18, यानी एक ग्लूकोज अणु के संश्लेषण के लिए 18 एटीपी अणुओं की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्णक तंत्र आई में समस्त ऊर्जा संग्रहित होती है। वर्णक तंत्र आई में समस्त ऊर्जा संग्रहित होती है किसमें? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। टीजीटी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा डी, P700 में। P700 में वर्णक तंत्र आई की समस्त ऊर्जा संग्रहित होती है। बता दें कि वर्णक तंत्र यानी PSI का अभिक्रिया केंद्र P700 होता है और इससे उत्तेजित इलेक्ट्रॉन का अंतिम ग्राही NADPH2 होता है। NADPH2 अंतिम ग्राही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे ज्यादा क्रियाशील होती है। सूर्य के प्रकाश में, पीले प्रकाश में, लाल प्रकाश में, हरे प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे ज्यादा किसमें क्रियाशील होती है? किस प्रकाश में? पीजीटी 2004 में क्वेश्चन पूछा गया था, बताना है। तो आंसर होगा सी, लाल प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे ज्यादा क्रियाशील होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस प्रकाश में सबसे ज्यादा सक्रिय होती है? देखिए अभी 2004 में क्वेश्चन ये आ चुका है, लेकिन उससे पहले 2003 में इस तरह से पूछा गया था कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस प्रकाश में सबसे ज्यादा सक्रिय होती है। तो इसका भी आंसर वही होगा, लाल प्रकाश। ऑप्शन सही होगा सी वाला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है। देखिए इस तरह से भी उसी प्रश्न को पूछा जा सकता है। प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम किसमें होती है? किस प्रकाश में? तो इसका भी आंसर वही होगा, लाल प्रकाश में, यानी सी वाला। एक ही क्वेश्चन है, 2003 में आया, 2004 में आया, 2009 में आया, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा घुमा घुमा करके पूछा गया। तो प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम किसमें होगी? लाल प्रकाश में। 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण में दृश्य प्रकाश की अधिकतम प्रभावी तरंग दैर्ध्य है। प्रकाश संश्लेषण में दृश्य प्रकाश की, तो ये टीजीटी 1999 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें भी आंसर होगा डी, लाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषी वर्णक हरित लवक में झिल्ली में उपस्थित होते हैं। हरित लवक की झिल्ली में क्या उपस्थित होते हैं? प्रकाश संश्लेषी जो वर्णक होता है, तो ये टीजीटी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर बताना है प्रकाश संश्लेषी वर्णक हरित लवक में झिल्ली में उपस्थित होते हैं। क्या मतलब बताना है कि प्रकाश संश्लेषी जो वर्णक होते हैं ये हरित लवक पे कहाँ उपस्थित होते हैं? तो इसका आंसर होगा पहला, थाइलेक्वाइड्स में। यानी प्रकाश संश्लेषी वर्णक हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट के थाइलेक्वाइड्स में उपस्थित होते हैं। और यही कारण होता है कि प्रकाशिक क्रिया जो होती है, जो लाइट रिएक्शन होती है, वो थाइलेक्वाइड में ही होती है। जबकि अप्रकाशित क्रिया मैंने कहाँ बताया था अभी? स्ट्रोमा में, हरित लवक के स्ट्रोमा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण में 2 वर्णक तंत्र सिद्धांत दिया गया था। प्रकाश संश्लेषण में 2 वर्णक तंत्र सिद्धांत किसने दिया था? टीजीटी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा बी, इमर्सन द्वारा। यानी प्रकाश संश्लेषण में 2 वर्णक तंत्र सिद्धांत इमर्सन ने दिया था। और आपको बता दें कि इन्होंने बताया कि 2 प्रकार की प्रकाशिक अपक्रियाएं होती हैं। प्रकाशिक अपक्रियाएं 2 प्रकार की, एक छोटी तरंग दैर्ध्य के प्रकाश के द्वारा और दूसरी बड़ी तरंग दैर्ध्य के प्रकाश के द्वारा। इस तरह से इन्होंने क्या बताया था कि 2 प्रकार की प्रकाशिक अपक्रियाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सदाबहार पौधे वर्ष भर हरे रहते हैं, इसका क्या कारण है?
4 ऑप्शन दिए गए हैं। बताना है कि सदाबहार पौधे वर्ष भर क्यों हरे रहते हैं, किस कारण से हरे रहते हैं। टीजीटी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था ये। तो इसका आंसर होगा सी, एक अंतराल के बाद कम संख्या में पत्तियां गिरती हैं, यानी एकदम से पूरी पत्तियां नहीं गिर जाती हैं। मतलब ये कि सदाबहार पौधों की जो सभी पत्तियां हैं एक साथ किसी भी विशेष मौसम में नहीं गिरती हैं, बल्कि कुछ संख्या में अंतरालों के बाद थोड़ी थोड़ी करके गिरती रहती हैं। इसीलिए ये वर्ष भर हरे दिखाई देते हैं। क्लोरोफिल को जलाने पर कौन सा तत्व प्राप्त होता है। अगर क्लोरोफिल को जलाया जाए तो कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज कौन सा तत्व प्राप्त होगा। टीजीटी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा सी, मैग्नीशियम, यानी क्लोरोफिल को जलाने पर मैग्नीशियम तत्व प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण का पहला कदम है। पहला कदम कौन सा होता है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए गए हैं। टीजीटी 2004 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा सी, प्रकाश के एक फोटान द्वारा क्लोरोफिल के एक इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन, ये प्रकाश संश्लेषण का पहला कदम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक क्रिया होती है स्ट्रोमा में, माइटोकॉन्ड्रिया में, ग्रेनम में, कोई नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अपक्रिया या लाइट रिएक्शन कहाँ होती है। आंसर होगा इसका सी, प्रकाश संश्लेषण की लाइट रिएक्शन ग्रेनम में होती है। बता दें कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक क्रिया थाइलेक्वाइड में होती है और थाइलेक्वाइड के समूह को ग्रेनम कहा जाता है। थाइलेक्वाइड की जो कला होती है उसकी कला पर प्रकाश संश्लेषी वर्णक या फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाए जाते हैं और उसी से लाइट रिएक्शन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क्या प्राप्त होता है, किसका निर्माण होता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान। इसका आंसर होगा पहला, एटीपी का निर्माण होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण होता है। बता दें कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक क्रिया में चक्रीय तथा अचक्रीय फास्फोरिलीकरण द्वारा एटीपी का निर्माण होता है, जिसका उपयोग अप्रकाशिक क्रिया में ग्लूकोज निर्माण में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक जल में घुलनशील है। ऐसे वर्णक का नाम बताना है जो जल में घुलनशील है। तो इसका आंसर होगा बी, एंथोसाइनिन जल में घुलनशील होता है। जो पिगमेंट होता है ये सॉल्युबल होता है वाटर में। आपको बताते चलें कि एंथोसाइनिन जल में घुलनशील वर्णक है और ये अधिकांशतः फूलों एवं फलों में पाया जाता है। जो एंथोसाइनिन है फूलों और फलों में मुख्य रूप से पाया जाता है। ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से अंतिम उत्पाद क्या होगा, जल्दी से सोचिए और बताइए। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, 2002 में आया, 2005 में आया और 2013 में आया। यही क्वेश्चन घुमा घुमा करके 3 बार पूछा गया अब तक की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ए, ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद पायरुविक अम्ल होता है। आप लोगों को बता दें कि जो ग्लाइकोलिसिस है, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया वायवीय और अवायवीय दोनों में समान होती है, दोनों में कॉमन होती है, चाहे वायवीय हो चाहे अवायवीय हो। और इस क्रिया में कुल 10 रासायनिक अपक्रियाएं क्रमबद्ध रूप से होती हैं या चलती हैं। इसमें ग्लूकोज के एक अणु से ऑक्सीजन के पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं। ग्लूकोज के एक अणु से ऑक्सीजन के पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं और पायरुविक अम्ल ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद होता है। पायरुविक अम्ल क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरुविक अम्ल अंतिम उत्पाद है किसका। पायरुविक अम्ल किसका अंतिम उत्पाद होता है। तो इसका आंसर होगा EMP मार्ग का। EMP है क्या वास्तव में, ये बता दें आपको। तो इम्बडेन मेयर हाफ पथ या इम्बडेन मेयर हाफ पैथवे इसका फुल फॉर्म होता है और ग्लाइकोलिसिस को ही इम्बडेन मेयर हाफ पथ कहा जाता है या EMP चक्र इसी को कहा जाता है, ग्लाइकोलिसिस को ही कहते हैं। और यह नाम इसके खोजकर्ता इम्बडेन मेयर हाफ तथा पार्नस के नाम पर रखा गया है। यानी इन्होंने इसको खोजा था, किसने, इम्बडेन मेयर हाफ तथा पार्नस ने, उन्हीं के नाम पर इसको EMP कहा जाने लगा, यानी इम्बडेन मेयर हाफ पथ कहा जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्बडेन मेयर हाफ पथ प्रतिनिधित्व करता है। इम्बडेन मेयर हाफ पथ
किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका आंसर होगा पहला, ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में क्रमबद्ध विघटन को। ग्लूकोज के पायरुविक अम्ल में क्रमबद्ध यानी एक क्रम से विघटन को प्रदर्शित करता है या प्रतिनिधित्व करता है। टीजीटी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है, एक अणु ग्लूकोज की ग्लाइकोलिसिस में कितने अणु ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? अगर एक अणु ग्लूकोज है, उसकी ग्लाइकोलिसिस में कितने अणु ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी? जल्दी से सोचिए और बताइए। ये क्वेश्चन टीजीटी 2010 में पूछा गया था। तो इसका आंसर होगा पहला, शून्य। शून्य की आवश्यकता होती है। कौन सा वायवीय एवं अवायवीय श्वसन में समान है? वायवीय और अवायवीय श्वसन में कौन समान है? तो ये टीजीटी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा डी, इनमें से सभी वायवीय और अवायवीय श्वसन में समान होते हैं, यानी कि समान अवस्थर, ग्लाइकोलिसिस, पायरुविक अम्ल, ये तीनों सभी समान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोलिसिस दूसरा नाम है, किसका दूसरा नाम है ग्लाइकोलिसिस? तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था, ग्लाइकोलिसिस को ईएमपी चक्र भी कहा जाता है, यानी इम्बडेन मेयरहाफ पथ भी कहा जाता है। और क्यों? तो इसके खोजकर्ता थे इम्बडेन, मेयरहाफ और पार्नस, उन्हीं के नाम पर इसको ईएमपी चक्र भी कहा जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका श्वसन गुणांक 1 से कम नहीं होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, वसा, सामान्य आहार। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप लोग जल्दी से सोचिए और बताइए कि इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। ये क्वेश्चन टीजीटी 2005 में पूछा गया और 2013 में पूछा गया। 2 बार क्वेश्चन आया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसका श्वसन गुणांक 1 से कम नहीं होता है? तो इसका आंसर होगा पहला, कार्बोहाइड्रेट का श्वसन गुणांक 1 से कम नहीं होता है। आप लोगों को बता दें कि श्वसन गुणांक क्या है या रेस्पिरेटरी क्वांटेंट क्या है। तो श्वसन क्रिया में मुक्त CO2 गैस तथा अवशोषित O2 गैस के आयतनों के अनुपात को श्वसन गुणांक कहा जाता है। यानी जो श्वसन क्रिया होती है, CO2 गैस हम लोग मुक्त करते हैं और O2 गैस अवशोषित करते हैं, लेते हैं, तो इनका जो आयतन होता है, उन दोनों के आयतनों के अनुपात को ही श्वसन गुणांक कहा जाता है, या शॉर्टकट में कहें तो RQ कहा जाता है। कुल मिलाकर RQ बराबर मुक्त CO2 का आयतन और अवशोषित O2 का आयतन होगा। तो आप समझ गए कि श्वसन गुणांक क्या है, रेस्पिरेटरी क्वांटेंट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट का RQ होगा। RQ यानी श्वसन गुणांक क्या होगा कार्बोहाइड्रेट का? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पीजीटी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा पहला, कार्बोहाइड्रेट का श्वसन गुणांक 1 होता है। आप लोगों को बता दें कि RQ यानी श्वसन गुणांक का मान श्वसन क्रिया में विघटित होने वाले पदार्थों की रासायनिक प्रकृति पर निर्भर करता है। श्वसन क्रिया में जो पदार्थ विघटित होते हैं, उनकी रासायनिक प्रकृति पर श्वसन गुणांक का मान निर्भर करता है। और कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण होता है, तो इसका RQ मान कितना होगा? 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RQ दर्शाता है, RQ यानी श्वसन गुणांक या रेस्पिरेटरी क्वांटेंट क्या दर्शाता है? 4 ऑप्शन आप लोग के सामने दिए गए हैं। टीजीटी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था, ये बताइए जल्दी से, RQ क्या दर्शाता है? तो इसका आंसर होगा दूसरा, श्वसनीय पदार्थ की प्रकृति को RQ दर्शाता है। श्वसनीय पदार्थ की प्रकृति को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन गुणांक प्रदर्शित किया जाता है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए गए हैं। जल्दी से देखिए और बताइए कौन सा सही होगा। श्वसन गुणांक किससे प्रदर्शित किया जाता है? टीजीटी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया था। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं और मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि श्वसन गुणांक को अंग्रेजी में RQ कहा जाता है, यानी रेस्पिरेटरी क्वांटेंट कहा जाता है। और RQ बराबर होता है मुक्त हुई CO2 का आयतन बटे अवशोषित O2 का आयतन। इसलिए इसमें आंसर कौन सा सही होगा? C वाला, CO2 बटे O2 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि RQ का मान 0.7 है तो श्वसन आधारी पदार्थ होगा। अगर RQ का मान 0.7 है तो श्वसन आधारी पदार्थ क्या होगा? 4 ऑप्शन आप लोग के सामने दिए गए हैं। टीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था ये, तो इसका आंसर होगा B, वसा। श्वसन आधारी पदार्थ क्या होगा?
वसा होगी। आप लोगों को बता दें कि वसा अथवा फैट्स या कह लीजिए कि प्रोटीन का ऑक्सीकरण होता है और इसका आरक्यू मान हमेशा 1 से कम होता है, यानी 0.5 से लेकर के 0.9 तक होता है। तो यहाँ पर 0.7 दिया गया था, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? सही से वसा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपापचयी जल किस क्रिया का उपोत्पाद है? यानी जो उपापचयी जल है ये कौन सी क्रिया का उप उत्पाद होता है? 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए गए हैं, आंसर बताना है इसका। तो आंसर होगा डी, ऊतकीय श्वसन। आंसर क्या होगा इसका? डी वाला ऊतकीय श्वसन। ये 2 बार क्वेश्चन आया, पीजीटी में 2003 में, टीजीटी में 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ईस्ट कोशिका में एक ग्लूकोज अणु कुल कितने एटीपी उत्पन्न करता है? ईस्ट कोशिका है, उसमें एक ग्लूकोज अणु कुल कितने एटीपी उत्पन्न करेगा? तो ये टीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। बताना है ईस्ट कोशिका में एक ग्लूकोज अणु कितने एटीपी उत्पन्न करेगा? आंसर होगा इसका सी, 2 एटीपी अणु, यानी 2 एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट अणु उत्सर्जित करेगा या उत्पन्न करेगा। आपको बता दें कि ईस्ट कोशिका में अनाक्षी श्वसन होता है और अनाक्षी श्वसन द्वारा ग्लूकोज का अपूर्ण विघटन होकर CO2 गैस, एथिल एल्कोहल और ऊर्जा के रूप में एटीपी के 2 अणु उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है? इनमें से कौन सा ऐसा क्रिया है जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है? टीजीटी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा सी, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड चक्र। बता दें कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड चक्र है क्या? तो यह क्रेब्स चक्र होता है, यानी क्रेब्स चक्र को ही ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड चक्र कहा जाता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। और यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है। क्रेब्स चक्र कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है और इस क्रिया में एसिटिल को एंजाइम ए का चक्रीय रूप से ऑक्सीकरण होता है। आपको बता दें, यदि आप लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानना चाहते हैं, कोशिका के बारे में जानना चाहते हैं, तो मेरे चैनल में फुल वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं, मैंने डिटेल से समझाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेब्स चक्र में एक एसिटाइल को एंजाइम ए से कुल कितने एटीपी बन सकते हैं? तो 4 ऑप्शन आप लोग के सामने दिए गए हैं। टीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर क्या होगा? सी, 12। आप लोगों को मैंने अभी बताया था कि क्रेब्स चक्र को ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड चक्र भी कहा जाता है। क्रेब्स चक्र को क्या कहते हैं? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड चक्र भी कहा जाता है और यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है, इतना मैंने आपको बताया था। इस क्रिया में एसिटिल को एंजाइम ए का चक्रीय रूप से ऑक्सीकरण होता है, यानी क्रेब्स चक्र में एसिटिल को एंजाइम ए का चक्रीय रूप से ऑक्सीकरण होता है, जिसके बाद एक एसिटिल कोएंजाइम से 12 एटीपी अणु का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, C2 चक्र क्या है? C2 चक्र क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। टीजीटी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया था। C2 चक्र क्या है बताना है। आंसर होगा ग्लाइकोलेट चक्र को C2 चक्र कहा जाता है। बता दें कि C2 चक्र को प्रकाश श्वसन चक्र भी कहते हैं। प्रकाश श्वसन चक्र यानी फोटो रेस्पिरेशन साइकिल भी कहा जाता है, या इसी को ग्लाइकोलेट उपापचय चक्र भी कहते हैं, या इसी को प्रकाश संश्लेषी कार्बन ऑक्सीकरण चक्र भी कहा जाता है। और इस प्रक्रिया में होता क्या है वास्तव में? तो O2 का उपयोग होता है और CO2 बाहर निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PCR चक्र को निम्न नाम से भी जाना जाता है। PCR चक्र को किस नाम से भी जाना जाता है? तो पीजीटी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर होगा बी, C3 चक्र। पीसीआर चक्र को C3 चक्र के नाम से भी जानते हैं। बता दें कि पीसीआर यानी फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन, फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन पीसीआर होता है और इस चक्र को C3 चक्र भी कहते हैं, या इसी को कैल्विन चक्र भी कहा जाता है। इसी को क्या कहते हैं? कैल्विन चक्र भी कहते हैं। इस क्रिया के दौरान CO2 का स्थिरीकरण होता है, यानी CO2 का फिक्सेशन होता है, अर्थात रिएक्शंस होती हैं, और जिससे पौधे विभिन्न प्रकार के भोजन यानी फूड्स जैसे ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन होता है केवल रंगहीन कोशिकाओं में, केवल हरी कोशिकाओं में, केवल कायिक कोशिकाओं में, सभी कोशिकाओं में? पीजीटी 2004 में क्वेश्चन पूछा गया था, श्वसन किस में होता है?
तो आपको बता दें कि रंगीन कोशिकाओं में भी श्वसन होगा, हरी कोशिकाओं में भी श्वसन होगा और कायिक कोशिकाओं में भी श्वसन होगा। इसलिए इसमें आंसर सही होगा लास्ट वाला डी, सभी कोशिकाओं में। बता दें कि श्वसन की क्रिया सभी जीवधारियों में, चाहे वो पौधा हो चाहे वो जंतु हो, सभी में होता है। और श्वसन के समय पौधे वायुमंडल से ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, या निष्कासित करते हैं। और श्वसन की क्रिया सभी जीवित कोशिकाओं में निरंतर चलती होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के द्वारा एक क्रेब्स चक्र में पानी के अणु मुक्त होते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पीजीटी 2004 में क्वेश्चन पूछा गया था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के द्वारा एक क्रेब्स चक्र में पानी के कितने अणु मुक्त होते हैं? आंसर होगा सी, एक अणु मुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोशिका में वसीय अम्ल के ऑक्सीकरण की मुख्य विधि है। एक कोशिका में वसीय अम्ल के ऑक्सीकरण की मुख्य विधि क्या है? टीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा सी, बीटा ऑक्सीकरण। आपको बता दें कि एक कोशिका में वसीय अम्ल के ऑक्सीकरण की मुख्य विधि बीटा ऑक्सीकरण होती है। और इसके अंतर्गत होता क्या है? तो इसके अंतर्गत वसीय अम्लों के अणुओं को विशेष एंजाइमों के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया में 2 कार्बन टुकड़ों में तोड़कर एसिटिल सह एंजाइम ए में बदल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में एटीपी का शुद्ध लाभ होता है। यानी कितने एटीपी का शुद्ध लाभ होता है जो ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया होती है? तो पीजीटी 2002 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा डी, 2 एटीपी का शुद्ध लाभ होता है। बता दें कि ग्लाइकोलिसिस की क्रिया कोशाद्रव्य में संपन्न होती है और इस दौरान ग्लूकोज के प्रत्येक अणु से पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं। इसकी पूर्व क्रिया में 2 एटीपी अणुओं का शुद्ध लाभ होता है और ग्लूकोज में संचित कुछ ऊर्जा इन एटीपी अणुओं में भी संचित हो जाती है। निम्न में से कौन प्राकृतिक वृद्धि रोधक है? 4 हार्मोन्स के नाम दिए गए हैं। इनमें से कौन प्राकृतिक वृद्धि रोधक है? आपको बता दें कि हार्मोन मुख्य रूप से 2 प्रकार के, वृद्धि रोधक और वृद्धिवर्धक। तो इसमें वृद्धि रोधक हार्मोन्स का नाम पूछा गया है। तो आंसर होगा इसका सी, एब्सिसिक एसिड या ABA वृद्धि रोधक हार्मोन होता है। और अगर दूसरा कोई हार्मोन यहाँ पर वृद्धि रोधक लिखा होता तो उसका क्या नाम था? एथिलीन। एथिलीन भी वृद्धि रोधक है और एब्सिसिक एसिड भी वृद्धि रोधक होता है। आपको वृद्धि वर्धक हार्मोन्स के नाम बता दें, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, काइनेटिन। ये क्या है? ये वृद्धि वर्धक हार्मोन्स होते हैं। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, काइनेटिन, ये सब वृद्धि वर्धक हैं। और वृद्धि रोधक कौन से होंगे? एथिलीन और एब्सिसिक एसिड। जो वृद्धि को रोक दें वृद्धि रोधक, जो वृद्धि करें बढ़ाएं वृद्धि वर्धक हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन्स रंध्रों को बंद कर सकता है? ऐसा कौन सा हार्मोन है जो रंध्रों को या स्टोमेटा को बंद कर सकता है? 4 हार्मोन्स के नाम दिए गए हैं। आंसर इसका कौन सा सही होगा? टीजीटी 2011 में पूछा गया था ये प्रश्न। इसका आंसर सही होगा पहला, ABA यानी एब्सिसिक एसिड। ABA को डिटेल में क्या कहा जाता है? एब्सिसिक एसिड या एब्सिसिक एसिड को शॉर्टकट में ABA बोला जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? एब्सिसिक अम्ल वाष्पोत्सर्जन का नियंत्रण करता है और यह रंध्रों को कम भी करता है। रंध्र जो होते हैं इनको कम करता है, स्टोमेटा को कम करता है, जिससे वाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है। अब जब रंध्र कम हो जाएंगे, स्टोमेटा कम हो जाएंगे तो वाष्पोत्सर्जन कम होगा, क्योंकि रंध्रों के माध्यम से ही वाष्पोत्सर्जन होता है। और इसीलिए यह पदार्थ या कह लीजिए कि यह हार्मोन कम जल वाली भूमि में खेती करने के लिए बहुत उपयोगी है। जहाँ पर कम जल होता है वहाँ के लिए ये हार्मोन बहुत अधिक उपयोगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पादप हार्मोन है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक पादप हार्मोन क्या होता है? टीजीटी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा पहला, एक पादप हार्मोन प्राकृतिक उत्पाद होते हैं, यानी प्रकृति ने बनाया है इनको, इसलिए प्राकृतिक उत्पाद हो गए। संश्लेषित पदार्थ नहीं होंगे क्योंकि ये मनुष्य के द्वारा बनाए गए नहीं है। ए और बी दोनों नहीं सही होंगे क्योंकि प्राकृतिक उत्पाद है, संश्लेषित है नहीं। और इनमें से कोई नहीं, तो पहला है, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन सही होगा इसमें पहला, पादप हार्मोन्स पौधों में प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाले विशेष कार्बनिक यौगिक होते हैं।
क्या हैं? विशेष कार्बनिक यौगिक होते हैं जो प्राकृतिक रूप से पौधों में उत्पन्न होते हैं और परिवहन के उपरांत पौधों के दूसरे अंगों में पहुंचकर वृद्धि और अनेक उपापचय क्रियाओं को प्रभावित करते हैं, नियमित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन एक स्ट्रेस हार्मोन है? स्ट्रेस हार्मोन का नाम बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन सही होगा इसमें बी, स्ट्रेस हार्मोन ABA होगा, यानी एब्सिसिक एसिड स्ट्रेस हार्मोन है। बता दें कि यह हार्मोन सूखे की उपस्थिति में उत्प्रेरित होता है। जब सूखा होता है तब यह उत्प्रेरित होता है, जो कि स्टोमेटा को बंद कर देता है। अगर सूखा है तो क्या करता है? स्टोमेटा को बंद करता है, क्लोज करता है। अभी पहले प्रश्न में मैंने बताया था, जिससे पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2,4-D है एक संश्लेषित। 2,4-D बनाया गया क्या है? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, फ्लोरेजिन, क्या इसमें सही होगा? तो ये क्वेश्चन TGT 2005 में पूछा गया था। इसका आंसर होगा पहला, 2,4-D एक संश्लेषित ऑक्सिन है, यानी बनाया गया ऑक्सिन हार्मोन है, प्राकृतिक रूप से नहीं है, बनाया गया है। 2,4-D का पूरा नाम होता है डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक अम्ल, या कह लीजिए कि डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। यह ऑक्सिन नामक पादप हार्मोन्स का एक कृत्रिम रूप है, यानी बनाया गया रूप है, और प्राकृतिक रूप से पौधों में नहीं पाया जाता है। प्रकृति वाला प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, लेकिन ये बनाया गया है, संश्लेषित है, इसलिए 2,4-D प्राकृतिक रूप से पौधों में नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन है, गैसीय हार्मोन होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से गैसीय हार्मोन्स का नाम बताना है। TGT 2005 में क्वेश्चन पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा लास्ट, गैसीय हार्मोन एथिलीन होता है। मतलब एथिलीन एक गैसीय पादप हार्मोन है और इसका सर्वाधिक संश्लेषण जीर्ण या कह लीजिए कि पुराने हो रहे पादप ऊतकों तथा पकने वाले फलों में होता है। आपको बता दें कि पादप हार्मोन्स पर सभी वीडियोस, चाहे वो ऑक्सिन हार्मोन हो, जिब्रेलिन हार्मोन हो, एब्सिसिक, टोटल वीडियोस मेरे चैनल में अपलोडेड हैं। आप लोग जाकर के डिटेल से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भंडारण में आलू में प्रस्फुटन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? यानी जब कोल्ड स्टोरेज में आलू को भंडारित किया जाता है, स्टोर किया जाता है, तो प्रस्फुटन का नियंत्रण, उसका कंट्रोल कैसे करते हैं, किस हार्मोन से करते हैं? आंसर सही होगा इसका सी, ऑक्सिन हार्मोन से प्रस्फुटन का नियंत्रण किया जाता है। यानी जब कोल्ड स्टोरेज में आलू को संचित किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, तो वो फटे ना, खराब ना हो, इसके लिए उस पर ऑक्सिन हार्मोन छिड़का जाता है। निम्न में से कौन पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्व नहीं है? लोहा, मैग्नीज, लेड, जिंक। ऐसा कौन सा इसमें से पोषक तत्व है जो पौधे के लिए आवश्यक नहीं है? तो आप जल्दी से उत्तर दीजिए, कौन सा ऐसा पोषक तत्व होगा जो आवश्यक नहीं होगा? आंसर होगा इसमें से सी, लेड। लोहा, मैग्नीज और जिंक ये पौधों के पोषक तत्वों के लिए आवश्यक हैं, जबकि जो लेड है ये पोषक तत्व के लिए आवश्यक नहीं होता है। लेड यानी Pb होता है। आपको बताते चलें कि कुल 17 तत्वों को पौधों के लिए अनिवार्य माना गया है और इनको 2 भागों में बांटा गया है। पहला है दीर्घ पोषक तत्व, तो दीर्घ पोषक तत्वों के अंतर्गत हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस तथा सल्फर ये दीर्घ पोषक तत्व हैं, यानी ऐसे तत्व जो अधिक आवश्यक होते हैं पौधों के लिए। और फिर दूसरे हैं सूक्ष्म पोषक तत्व, या इन्हें लघु पोषक तत्व भी कहा जाता है। तो इनमें से बोरान, क्लोरीन, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, निकिल, जिंक ये क्या हैं? ये सभी लघु पोषक तत्व होते हैं या सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। तो इन पर भी प्रश्न बन सकते हैं। अगली बार हो सकता है ये प्रश्न न पूछा जाए, इन पर बना करके प्रश्न पूछा जाए। इसलिए सभी आप लोग याद रखेंगे कि दीर्घ पोषक तत्व कौन से हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व कौन से हैं, और कुल 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, अनिवार्य माना गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसी के ऊपर है, निम्न में से कौन सूक्ष्म पोषक है? सूक्ष्म पोषक का नाम बताना है। और मैंने सूक्ष्म पोषक को बताया था बोरान, क्लोरीन, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, निकिल, जिंक ये सब क्या हैं? सूक्ष्म पोषक तत्व या लघु पोषक तत्व होते हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला आयरन जो है ये सूक्ष्म पोषक तत्व है। बाकी कैल्शियम, मैग्नीशियम और जो ऑक्सीजन है ये दीर्घ पोषक तत्व होते हैं, अधिक आवश्यकता इनको होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक सूक्ष्म पोषक तत्व है? देखिए फिर से वही प्रश्न पूछा गया, वो 2009 में पूछा गया था, ये TGT में 2005 में आया, वो PGT में 2009 में आया था।
सूक्ष्म पोषक तत्व तो बताना है, लोहा, कैल्शियम, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन। तो इसमें से आंसर कौन सा होगा? लोहा। लोहा सूक्ष्म रूप में आवश्यक होता है, सूक्ष्म पोषक तत्व हो जाएगा। लोहा मतलब आयरन, और सूक्ष्म पोषक तत्वों के अंतर्गत मैंने आयरन को बताया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी फसल में अत्यधिक प्रोटीन होती है? चावल, गेहूं, दालें, मिलेट। सभी लोग जान गए होंगे इसका आंसर। कौन सी फसल ऐसी है जिसमें अत्यधिक प्रोटीन पाई जाती है? तो दालों में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाई जाती है। इसका मतलब इसका आंसर होगा सी। आपको बता दें कि दलहनी फसलें या दालें वनस्पति जगत में प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत मानी गई हैं। चाहे वो मटर हो, अरहर हो, चना हो, मूंग हो, मसूर हो। अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा प्रोटीन, तो सबसे ज्यादा प्रोटीन अरहर की दाल में पाई जाती है। दालों में कुल वजन लगभग 25%, यानी दालों में कुल वजन का लगभग में 25% प्रोटीन होती है। जितना उसका वजन है उस वजन के हिसाब से 25% उसमें प्रोटीन पाई जाती है, जो कि गेहूं के मुकाबले में दुगना और चावल के मुकाबले में तिगुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पोषक तत्व पौधों में शर्करा के स्थानांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जो पौधों में शर्करा के स्थानांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? लोहा, जिंक, बोरान, मैग्नीज। तो इसका आंसर होगा सी, बोरान। बता दें कि ये दलहनी पौधों या लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं उनमें मूल ग्रंथियों या रूट नोड्यूल्स के बनने के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे की कमी से पत्ती में होता है। अगर पौधे में लोहे की कमी हो गई है, आयरन की कमी हो गई है, तो पत्ती में क्या हो जाएगा? पत्ती शीर्ष में ऊतक क्षय, छोटी पत्ती रोग, प्रोटीन संश्लेषण की कमी, पहले नई पत्तियों में अंतरश्री हरिमहीनता होना। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। टीजीटी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर क्या सही होगा, जल्दी से बताइए। कि लोहे की कमी से पत्ती में होता है, तो इसका आंसर होगा डी, पहले नई पत्तियों में अंतरश्री हरिमहीनता का होना। अंतरश्री हरिमहीनता का मतलब जो सिराएं होती हैं उसमें क्लोरोफिल की कमी आ जाती है, या कह लीजिए कि क्लोरोफिल नहीं रह जाता है। तो लोहा जो होता है ये क्लोरोफिल निर्माण के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से तत्व जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मुख्य भूमिका निभाते हैं? मेल्बिडनम, मैग्नीज, कॉपर, जिंक। जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मुख्य भूमिका, यानी कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करते हैं? टीजीटी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा पहला, मॉलिबेडनम तत्व जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मुख्य भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलवार बिछाना सहायक होता है। पलवार बिछाना किस में सहायक है? मृदा की उर्वरता में, मृदा की आर्द्रता के संरक्षण में, कीचड़ बनाने में, मत्स्य उत्पादन में। पलवार बिछाना किस में सहायक होता है? आपको बता दें कि पलवार क्या है, तो भूमि के किसी क्षेत्र पर बिछाई जाने वाली जो सामग्री होती है, सामग्री कौन कौन सी, जैसे कोई तिनका है, खरपतवार है, पत्तियां हैं, घास फूस है, ये सब जो बिछाते हैं क्या कहलाता है? पलवार कहलाता है। और इस तरीके की पलवार बिछाने से कई सारे लाभ हैं, जैसे भूमि की नमी का संरक्षण होता है, ये सॉइल मॉइस्चर होता है वो ज़्यादा दिनों तक रहता है, खरपतवारों की वृद्धि को रोकता है ये, और साथ ही साथ भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाता है, स्वास्थ्य की वृद्धि करता है उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों का मृदा विहीन संवर्धन कहलाता है? हार्टिकल्चर, पोमोकल्चर, हाइड्रोपोनिक्स, एक्वाकल्चर। पौधों का मृदा विहीन संवर्धन क्या कहलाता है? टीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा सी, हाइड्रोपोनिक्स। यानी पौधों का मृदा विहीन संवर्धन क्या कहलाएगा? हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। और हाइड्रोपोनिक्स है क्या, आपको बता दें कि इसमें खनिज पोषक तत्वों के विलयन के प्रयोग द्वारा जल में पौधों को उगाया जाता है, जिसको हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। बहुत सारे खनिज पोषक तत्व जल में डाले जाते हैं और उसी जल के विलयन में पौधों को उगाते हैं, इसको हाइड्रोपोनिक्स बोला जाता है। और यह पौधों को उगाने की ऐसी विधि है जिसमें मृदा की आवश्यकता नहीं होती, मिट्टी की जरूरत नहीं पड़ती है, तो उसे ही हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा खनिज रक्षक कोशिका में जल विभव का नियंत्रण करता है? इसमें से ऐसा कौन सा खनिज है जो रक्षक कोशिका में जल विभव का नियंत्रण करता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। टीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा सी, के, यानी पोटेशियम जो होता है, पोटेशियम आयन, ये रक्षक कोशिका में जल विभव का नियंत्रण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों के ऊतक में परिवहन की प्रक्रिया में
डीपीडी की वृद्धि आवश्यकता होती है। डीपीडी का तात्पर्य है, यहाँ पर बताना है कि डीपीडी क्या है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए गए हैं, जल्दी से सोचिए और बताइए कि डीपीडी होता क्या है। वास्तव में इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, डीपीडी है क्या, तो हिंदी में लिखा है। अब आपको बताना है कि कौन सा होगा। ये क्वेश्चन पीजीटी 2002 में पूछा गया था, तो इसका आंसर होगा सी, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट। डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट, जिसे हिंदी में विसरण दाब न्यूनता कहा जाता है। विसरण दाब न्यूनता हिंदी में भी जान लीजिए, हो सकता है अगली बार हिंदी में लिख कर दे सारे नाम, तो कैसे विसरण दाब न्यूनता हो जाएगा। अगर डीपीडी ना आए, अगली बार कहीं पूछ लिया जाए ओपी, तो ओपी का होता है ऑस्मेटिक प्रेशर। ओपी क्या होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, और ऑस्मोटिक प्रेशर को परासरण दाब कहा जाता है। अगर टीपी पूछ लिया जाए तो टीपी टर्गर प्रेशर होता है। टीपी टर्गर प्रेशर, जिसे स्फीति दाब हिंदी में बोलते हैं। और यदि डब्ल्यूपी पूछ लिया जाए तो डब्ल्यूपी क्या होगा? वाल प्रेशर होता है, जिसे भित्ति दाब कहा जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कोशिकाओं के मध्य जल का प्रवाह होता है। 4 ऑप्शन आप लोग के सामने दिए गए हैं, जल्दी से सोचिए और बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। कोशिकाओं के बीच में जल का प्रवाह किसके द्वारा होता है? 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए गए हैं, जल्दी से देखिए और चैट बॉक्स में उत्तर दीजिए। इसका उत्तर क्या होगा? सही से देखिए और जल्दी से बताइए। ये क्वेश्चन पीजीटी 2011 में पूछा गया था कि कोशिकाओं के मध्य जल का प्रवाह होता है। आंसर इसमें सही होगा सी, विसरण दाब न्यूनता के द्वारा, यानी डीपीडी के द्वारा, या कह लीजिए कि डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट के द्वारा कोशिकाओं के मध्य जल का प्रवाह होता है। किसी भी नाम से पूछा जा सकता है। आपको बता दें कि कोशिकाओं में जो कोशिकाएं होती है उसके बीच में जल का प्रवाह इसी के कारण होता है। और विसरण दाब न्यूनता यानी डीपीडी जी होती है, कोशिका की जल अवशोषण शक्ति का मापक होता है। ये कोशिका की जो जल अवशोषण शक्ति है उसको मापता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक बीज को अंकुरण के लिए उपयुक्त स्थिति में रखा जाता है तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल बीज के अंदर जाता है या प्रवेश करता है क्या कहलाती है? 4 ऑप्शन आप लोग के सामने दिए गए हैं, जल्दी से सोचिए और बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। यानी पूछा गया है प्रश्न टीजीटी 2004 में कि जब एक बीज को अंकुरण के लिए उपयुक्त स्थिति में रखा गया तो ऐसी प्रक्रिया जब जल बीज के अंदर प्रवेश करता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा बी, अंतः शोषण कहा जाता है, इनहिबिशन कहा जाता है, इनहिबिशन, अंतः शोषण। बता दें कि किसी शुष्क बीज या ठोस द्वारा अपने सतह से जल अवशोषण को अंतः शोषण ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संरचना में ऋणात्मक दाब विभव देखने को मिलता है? 4 ऑप्शन आप लोग के सामने दिख रहे हैं, इनमें से ऐसी कौन सी संरचना है जिसमें ऋणात्मक दाब विभव देखने को मिलता है, यानी नेगेटिव प्रेशर पोटेंशियल देखने को मिलता है? तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से सोचिए और बताइए। टीजीटी 2011 में क्वेश्चन आया था ये, तो इसका आंसर होगा बी, स्तंभ जाइलम। स्तंभ जाइलम या स्टेम जाइलम आप कह सकते हैं। स्तंभ यानी स्टेम या तना, तो इसमें दाब विभव का मान मूल जाइलम की तुलना से कम होता है, यदि कह लीजिए कि जो रूट जाइलम होता है उससे कम होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्फीति कोशिका में होता है, स्फीति कोशिका में क्या होगा? ओपी बराबर 0, टीपी बराबर 0, डीपीडी बराबर 0, टीपी बराबर डीपीडी क्या होगा? तो बता दें कि पूर्ण रूप से स्फीति कोशिका जो होती है उसका डीपीडी 0 होता है पूर्ण रूप से, तो इसका आंसर क्या होगा? सी वाला सही होगा। बता दें कैसे? तो स्फीति कोशिका में परासरण दाब जो होता है यानी जो ओपी होता है और जो स्फीति दाब टीपी होता है ये बराबर होते हैं, यानी ओपी और टीपी बराबर हो गए तो डीपीडी क्या होगा? 0 हो जाएगा। क्यों?
क्योंकि डीपीडी बराबर होता है ओपी माइनस टीपी। अब ओपी में से टीपी घट गया और ओपी जितना था उतने टीपी था, तो क्या बचा, 0 बचा। इसलिए डीपीडी क्या होगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध व साफ पानी का परासरण दाब होता है। बिल्कुल शुद्ध पानी है, साफ पानी है, इसका परासरण दाब क्या होगा, ऑस्मेटिक प्रेशर क्या होगा। पीजीटी 2011 में पूछा गया था ये प्रश्न। तो इसका आंसर जल्दी से आपको बताना है कि शुद्ध व साफ पानी का परासरण दाब होगा क्या। तो इसका आंसर सही होगा पहला, 0 होगा। यानी जो प्योर और क्लीन जल होता है, वाटर होता है, परासरण दाब या ऑस्मेटिक प्रेशर उसका 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़ों द्वारा जल का अवशोषण बढ़ता है जब, कब बढ़ता है। टीजीटी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया था कि जड़ों द्वारा जल का अवशोषण बढ़ता है। आंसर क्या सही होगा इसमें, सी, वाष्पोत्सर्जन की दर जब बढ़ती है। यानी जितना ज्यादा वाष्पोत्सर्जन होगा उतने ज्यादा जड़ें जल को अवशोषित करेंगी। भाई वाष्पोत्सर्जन क्या है, भाप बनकर पानी उड़ जाता है पौधे से। तो जब भाप बनकर पानी उड़ रहा है, पानी की कमी हो रही है, तो क्या होगा, जड़ें नीचे से जल को अवशोषित करती रहेंगी। तो इसमें आंसर क्या होगा सही, वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ेगी तो जल का अवशोषण भी बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवर्तनीय गति का मुख्य कारण है। 4 ऑप्शन आप लोग के सामने दिए गए हैं। टीजीटी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था। जल्दी से सोचिए और बताइए कि अनुवर्तनीय गति का कारण क्या है और अनुवर्तनीय गति होती क्या है। हम बता दें आपको, जब पौधों का कोई भी भाग किसी बाह्य उद्दीपन के प्रभाव से एक निश्चित दिशा में गति करने लगता है तो उसे ही अनुवर्तनीय गति कहा जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं कोई पौधा लगाया आपने और जिस तरफ धूप थी तो उस तरफ वो जाने लगा, धूप की तरफ उसने अपना मुंह मोड़ लिया, तो इसे क्या कहते हैं, अनुवर्तनीय गति कहते हैं। तो यह गति ऑक्सिन हार्मोन के प्रभाव से एक दिशा में वृद्धि के कारण होती है। कौन से हार्मोन, ऑक्सिन हार्मोन उसमें पाया जाता है। यदि आप लोग हार्मोन्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल में सभी पादप हार्मोन्स और जंतु हार्मोन्स के वीडियो अपलोडेड हैं, बढ़िया से मैंने समझाया हुआ, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। तो ये किसके कारण होगा, ऑक्सिन हार्मोन के कारण होता है। और ऑक्सिन कोशिका दीर्घीकरण को उत्प्रेरित करता है, इसलिए इसमें ऑप्शन सही होगा पहला, कोशिका दीर्घीकरण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छुई मुई में कंपानुकुंचन गति के समय स्फीति में परिवर्तन होता है। छुई मुई सभी लोगों ने देखा होगा, उसमें पूछा गया है कि कंपानुकुंचन गति के समय स्फीति में परिवर्तन होता है किसमें। 4 ऑप्शन आप लोग के सामने दिए गए हैं। टीजीटी 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। जल्दी से आंसर देते रहिए, आप लोग बताते रहिए कौन सा इसमें सही होगा। प्रश्न पूछा गया है, छुई मुई में कंपानुकुंचन गति के समय स्फीति में परिवर्तन होता है। तो इसका आंसर सही होगा सी, फूले पर्णाधार में। आप लोगों को बता दें कि छुई मुई का वानस्पतिक नाम मिमोसा पुडिका होता है, मिमोसा पुडिका। और छुई मुई को ही लाजवंती भी कहा जाता है। कभी मिमोसा पुडिका के नाम से पूछ लिया जाए, हो सकता है, कभी लाजवंती के नाम से हो सकता पूछ लिया जाए। तो ये सभी नाम जानना जरूरी है आप लोगों के लिए। तो जो छुई मुई होती है, इसके पर्णाधार के आधे भाग में, यानी पर्ण का जो आधार होता है, बीच वाला भाग होता है, उसके आधे भाग में पतली पतली भित्ति वाली कोशिकाएं होती हैं और इनके बीच में बड़े बड़े अंतराकोशिकीय स्थान पाए जाते हैं। इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं, खाली स्थान होते हैं। और इसके विपरीत में मोटी भित्ति वाली भी कोशिकाएं होती हैं। अब अंतराकोशिकीय स्थान बहुत कम होते हैं और जैसे ही कोई उद्दीपन मिला तो उद्दीपन की स्थिति में वो जो जल होता है वो बीच में भाग जाता है, चला जाता है। ऐसा होने पर पत्तियां बिल्कुल मुरझा करके नीचे आ जाती हैं। यानी जैसे उद्दीपन मिला तो जो जल था वो अंतराकोशिकीय स्थानों में चला गया, उनमें चला गया। अब जाने पर क्या हो गया, कोशिकाएं जो बिल्कुल थी वो स्लत हो गई, एकदम नीचे की ओर झुक जाती हैं, या कह लीजिए कि मुरझा करके लटक जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसी के ऊपर आधारित आ चुका है 2004 में, और ये जो मैंने अभी बताया 2009 में आया था। आया है, मिमोसा पुडिका के पत्ते छूने से मुरझा जाते हैं क्योंकि। आप सभी लोग अब बता लेंगे इसका आंसर, जल्दी से उत्तर दीजिए। मिमोसा पुडिका के पत्ते छूने से मुरझा जाते हैं क्योंकि, किस कारण मुरझाएंगे, अभी हमने बताया है। इसका आंसर होगा सी,
पर्णाधार का स्फीति दाब परिवर्तित हो जाता है। यानी जो स्फीति, जैसे उसको हमने टच किया था तो हमने क्या बताया था, जितना भी वो जल भरा हुआ था वो कहाँ चला गया, खाली स्थान में, अंतराकोश के स्थानों में, और वो मुरझा गई। तो इसका आंसर क्या होगा, सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीप्त कालिता का संबंध इसके संश्लेषण से है। किसके संश्लेषण से? 4 हार्मोन्स दिए गए हैं यहाँ पर, और इन चारों हार्मोन्स पर मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है। अगर डिटेल से आपको जानकारी प्राप्त करना है, चाहे वो जंतु हार्मोन हो, चाहे वो पादप हार्मोन हो, सभी पर वीडियो मेरे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। ये क्वेश्चन टीजीटी 2004 में पूछा गया था। इसका आंसर बताना है कि दीप्त कालिता का संबंध किसके संश्लेषण से होता है। तो इसका आंसर होगा डी, फ्लोरिजेन के संश्लेषण से होता है। और फ्लोरिजेन हार्मोन जो होता है ये पुष्पन से संबंधित है, यानी फ्लावरिंग से संबंधित है, फूल खिलने से संबंधित होता है, लेकिन इसे पौधों से पृथक नहीं किया जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता है। यह हार्मोन पौधों में दीप्त कालिता को दर्शाता है, या कह लीजिए कि प्रकाश का पुष्पन पर प्रभाव के लिए जिम्मेदार माना गया है। जैसे प्रकाश पड़ता है तो ये फूलों को खिलाने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोने से पूर्व बीजों का निम्न ताप उपचार कहलाता है। बोने से पहले बीजों का जो निम्न ताप उपचार होता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा सी, बसंतीकरण कहते हैं। और बसंतीकरण है क्या, हम आपको बता दें कि जल अवशोषित बीजों, ऐसे बीज जो जल को अवशोषित करते हैं, या थोड़े अंकुरित जो बीज होते हैं, या नवांकुर जो बीज होते हैं, इनको कुछ समय के लिए लो टेम्परेचर से इसको ट्रीटमेंट दिया जाता है, या कह लीजिए कि लो टेम्परेचर पर रखा जाता है उसमें डाल करके, ताकि उनमें पुष्पन शीघ्रता से हो जाए। इसी को बसंतीकरण कहा जाता है। और बसंतीकरण शब्द का प्रयोग किसने किया, अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो बसंतीकरण शब्द का प्रयोग टीडी लाइसेंको ने किया था। और अगर पूछ लिया जाए कब किया, तो 1928 में किया था। और कितने डिग्री ताप पर ये होता है पूछ लिया जाए तो बताएंगे 1 से लेकर के 10 डिग्री सेल्सियस तक होता है इसके बीच में। तो इसका आंसर क्या सही होगा, सी, बसंतीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे पादप कार्यकी का जनक माना जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है पादप कार्यकी का जनक कौन है। पीजीटी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा बी, स्टीफन हेल्स को पादप कार्यकी का जनक, या कह लीजिए कि फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी माना जाता है। किसको? स्टीफन हेल्स को।